नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं और मिशन उत्तराखंड में हैं लगे हुए। वो रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। उसके पहले भगवान रुद्रनाथ के आशीर्वाद लेंगे, उनका पूजा अर्चना करने के बाद फिर अपने चुनावी कैंपेन की वो शुरुआत करेंगे। और साथ साथ उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के साथ गृह मंत्री अमित शाह संवाद भी करेंगे और इसे सैनिकों की धरती बोला जाता है। और ऐसे में सैनिकों के साथ भी संवाद का उनका कार्यक्रम है। डोर टू डोर उनका कैंपेन भी होगा यहाँ पे और थोड़ी देर बाद वो उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मिशन यूपी के बाद मिशन उत्तराखंड पर अमित शाह रहेंगे, क्या कार्यक्रम है डोर टू डोर कैंपेन से पहले? जी देखिए अंजनी, जो ब्रेकिंग इनपुट्स हमारे पास आ रही हैं कि 9:45 पर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और करीब 10:15 बजे देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंच गए हैं। अच्छा। और जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर करीब 10:45 पर वो MI-17 विमान से रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो चुके हैं। और कुछ ही देर में जो ब्रेकिंग इनपुट्स हमको मिल रही हैं, कुछ ही देर में वो रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो रुद्रनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पर वो बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, हवन करेंगे। आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक का ये पूरा पूजा अर्चना का गृह मंत्री का कार्यक्रम है। उसके बाद जो है रुद्रप्रयाग के जो मेन बाजार है वहां पर गृह मंत्री डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। कुछ बड़े पदाधिकारी जो प्रदेश के हैं वो मौजूद रहेंगे और जनता से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद देने की अपील गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और उसके बाद जो अमित शाह का कार्यक्रम है, उसके बाद वो वर्चुअल जनसंवाद करेंगे उत्तराखंड की जनता के साथ और करीब 1 घंटे तक वर्चुअल जनसंवाद करेंगे। और उसके बाद जो है वर्चुअली माध्यम से जो महिला समूह है उत्तराखंड की, उनसे जोड़ेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं महिलाओं को लेकर चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी देंगे। हर घर शौचालय की बात करें, उज्ज्वला गैस योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, 3 तलाक को खत्म करने की जो शुरुआत जो है केंद्र सरकार ने की है। और प्रदेश सरकार के स्तर पर जो एक बड़ी योजना घसियारी कल्याण योजना अभी लॉन्च हुई है, उसको लेकर और इन तमाम जो योजनाएं हैं जो महिलाओं से जुड़ी हैं उनको लेकर महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। और इसके साथ ही पूर्व सैनिकों के साथ भी वर्चुअली संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 1 घंटे का करीब ये वर्चुअली संवाद जो है पूर्व सैनिकों के साथ रहेगा। अभी 1.5 महीने पहले करीब ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चमोली से शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक जितने भी भारतीय सेना में उत्तराखंड के जवान शहीद हुए हैं उनके घर के आंगन की मिट्टी को कलशों में लाया गया था। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो भव्य सैन्य धाम का निर्माण शुरू हो गया है, उसकी जो आधारशिला में इस मिट्टी को समाहित किया गया था। तो और हर विधानसभा में जाकर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जो शहीद परिवारजन हैं उनसे मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं वो पहुंचे थे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, समापन के अवसर पर भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। तो ये वर्चुअली संवाद के माध्यम से बताने का प्रयास यहाँ पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ये होगा। रोहित, आपने बड़ी जानकारी दी है, अपने दर्शकों को बता दें कि अमित शाह उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं, आगे के लिए रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। और संजय पुंडीर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं हरिद्वार से। संजय, थोड़ी देर में अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। ये जो उनका कार्यक्रम है, माना जा रहा है कि वो माहिर है लोगों से कनेक्ट करने के लिए और रणनीति बहुत ऐसी बनाते हैं कि विपक्षी उसमें उनके चक्र में फंसते हैं। तो आज वो मिशन यूपी के बाद मिशन उत्तराखंड पे पहुंच रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। हालांकि अब जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज जो अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, हालांकि इनकी दौरे की तैयारी को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ता कई दिनों पहले से ही उत्साहित थे। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो चुनाव प्रचार में रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में आज जितने भी नामांकन यानी जितने भी प्रत्याशी होंगे वो नामांकन कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मिशन उत्तराखंड की तैयारी में लग रही है और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 60 पार को कैसे हासिल करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन
जो इनके 5 साल के कार्य रहे हैं उनको लेकर अब जनसंपर्क शुरू कर दिया है, डोर टू डोर जाकर जनता से जुड़ रहे हैं और बूथ को मजबूत करने के लिए पूरी तरह युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आपने देखा है कि बीते दिनों आपने जो विजय संकल्प यात्रा को भी उत्तराखंड में 2 मंडलों में चलाया था, उसमें भी लोगों के रुझान लिए थे, लोगों के सुझाव लिए थे कि लोगों को किस तरह के चाहिए और आने वाली जो योजना है उस तक किस तरह लोगों को पहुंचाया जाएगा। तो अंजनी साहब कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। हालांकि अब संजय हमने कल देखा था अमित शाह जब मथुरा में थे तो वो कनेक्ट कर रहे थे, जैसा कि नरेंद्र मोदी को हम देखते थे कि अगर अपने दौरे में जा रहे हैं, कल एक बच्ची जब उनको माला पहनाने गई तो खुद उन्होंने उस बच्ची से माला लेकर उसको पहना दिया, घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे। ये जो हालांकि चुनाव आयोग के दबाव में ही हो, लेकिन ये जो हो रहा है कि डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, बड़े नेता अगर आपके दरवाजे पे आते हैं तो उसका एक असर पड़ता है चुनाव में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो, जो जिस तरह से अब उत्तराखंड का रुख करेंगे। हालांकि आपने देखा है कि बीते दिनों भी आचार संहिता से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख किया था। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री हो या फिर राजनाथ सिंह हो, तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने उत्तराखंड का रुख किया है। और जिस तरह से उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, शहीदों के परिवार के लिए शहीद सम्मान समारोह भी तमाम तरह के किए हैं। और आने वाले दिनों में भी अब भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस रहेगा वो कहीं ना चुनाव प्रचार में लेगा, क्योंकि डोर टू डोर के माध्यम से ही अब जनता से जुड़ेंगे। हालांकि जिस तरह से बड़े नेता है और जब उत्तराखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं देवभूमि में एक खुशी की लहर होती है। और जिस तरह से अब चुनाव प्रचार रहेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उनका भी कहीं ना कहीं पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अमित शाह का दौरा है और बस थोड़ी देर बाद वो पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान सामने आया है। खटीमा की आवाम इस बार बहुमत से जिताएगी, एक बार फिर से जनता हमको चुनाव लड़वा रही है, वो जिताएगी। क्षेत्र की जनता के लिए हमने काम किया है और आप देखिए लगातार वो इसके पहले भी नामांकन से पहले मंदिर में गए थे, पूजा अर्चना की थी। अब आप देखिए एक बार फिर से वो गुरुद्वारे में भी जाके मत्था टेक रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार खटीमा की जनता खुद चुनाव लड़ रही है, उनको लड़वा रही है, उनको जिताएगी। और उन्होंने कहा कि हमने काम किया है और इस वजह से खटीमा के साथ साथ उत्तराखंड की जनता उनको आशीर्वाद देगी। क्षेत्र की जनता खुद उनको चुनाव लड़ा रही है। मैं इस क्षेत्र के लोगों का बहुत ऋणी हूं। इन्होंने मुझे जब मैं पहली बार लड़ा, दूसरी बार लड़ा, हर बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इस बार भी मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में माताएं बहनें आ रही हैं, सभी बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, सभी नौजवान साथी आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी का समर्थन मिल रहा है। और सब लोग कह रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश में जाइए और खटीमा के चुनाव की चिंता मत करिए, खटीमा का चुनाव हम लोग आपको जिताएंगे, हम लोग लड़ाएंगे। मैं हमेशा इनका आभारी रहूंगा, इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है कि आने वाले समय में हमारा एक खटीमा क्षेत्र, यहाँ के बच्चे, यहाँ के भविष्य और उन सब के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छे संस्थान बने, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमने प्रस्ताव बढ़ाए हैं। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वित करना है, बहुत सारी योजनाओं को लाना है। धरातल पर जो काम शुरू हुए हैं उन सभी कामों को पूरा करना है। अब की बार के चुनाव में हमने कहा है काम बनाम कारनामे और काम बनाम काले कारनामे, इनके बीच चुनाव होने वाला है। और इसमें लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यहाँ काम किए गए हैं, पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, अन्य योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। और जनता ने इस 5 साल के कार्यकाल को देखा है, इस समय को देखा है, इन कामों को देखा है और दूसरी तरफ उन कारनामों को भी देखा है जो कांग्रेस के समय में होते थे। इसलिए फर्क दोनों में साफ है। इसलिए उत्तराखंड की जनता कारनामों को न चुनकर कामों को चुनेगी और बड़े प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी, अपना आशीर्वाद देगी। बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, कुछ फौज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कुछ इसके पल्ली तरफ हम जाते हैं, कुछ जल भराव से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। मैं एक समस्या के बारे में यहाँ भली भांति जानता हूँ। आने वाले समय में क्योंकि इस बार हमारा समय जो भी मिला, 5 महीने 6 महीने का समय मिला,
इस कालखंड में मैंने कोशिश करी कि हमारे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटी समस्याएं, उन समस्याओं को भी उनका समाधान करूं, उस पर कहीं आगे बढ़ूं। लेकिन इतना कम समय था भाइयों बहनों कि जो हो सकता था उस पर हम लगातार हमने कोशिश की है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालें। हमारे विरोधी बता रहे नदी का पानी बढ़ गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसका भी समाधान निकालेंगे। हमारे पार को जाने वाला पुल भी हमने स्वीकृत कर दिया है। आप सबको पता होगा, मैं जानता हूँ कि यहाँ से आर पार करने वालों की संख्या बहुत है, बहुत सारे लोगों की जमीनें भी वहाँ हैं, जमीनों पर भी काम करते हैं। हमने एसएसपी के लोगों से भी कहा है कि यहाँ के लोग इधर से उधर जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, उस पर ठीक प्रकार से काम होना चाहिए। उस प्रकार एक मित्रता का भाव सबके बीच में होना चाहिए। हम एक भव्य गेट भी यहाँ पर बना रहे हैं, हमने बुद्ध विहार का भी बनाया था और एक बड़ा गेट यहाँ पर, एक भव्य गेट मेलाघाट क्षेत्र में हमारा बन रहा है, पुल बन रहा है, सौंदर्यीकरण के काम हो रहे हैं। इसका भी सुंदर किया जाएगा, इसका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसको भी अच्छा बनाया जाएगा। बाउंड्री का काम भी हुआ है। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे कि भाई खटीमा की जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया। वो कह रही कि भाई आप बाकी राज्यों में, बाकी विधानसभाओं में जाए, चुनाव प्रचार करें, यहाँ के लिए निश्चिंत रहें। रोहित, अब देखिए मुख्यमंत्री निश्चिंत है, वो कह रहे भाई खटीमा की जनता चुनाव लड़ रही है, मुझको लड़वा रही है, मैं यहाँ से निश्चिंत हूँ और इस जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आगे बाकी 69 सीटों पर उनको चुनाव प्रचार करना है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं भाई 60 पार का आंकड़ा इस बार दोहराएंगे। बिल्कुल अंजनी, भारतीय जनता पार्टी इस बार कई स्लोगन्स और कई थीम्स के तहत विधानसभा चुनाव में जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस थीम के तहत किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा सरकार। इस थीम के साथ काम बनाम कारले कारनामे, ये तमाम थीम है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव के तहत जा रही है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री तमाम मंचों से, चाहे विजय संकल्प यात्रा के दौरान, शहीद सम्मान यात्रा के दौरान, उन्होंने जनता से अपील की है। और गढ़वाल मंडल के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में जो रैली होती है, उसमें 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो करते हैं और 8,600 करोड़ की देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शिलान्यास उनके द्वारा किया जाता है। इन तमाम कामों को लेकर मुख्यमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं। और कुमाऊं में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होती है, वहां वो 17,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं। और इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं, मुख्यमंत्री का यही कहना है कि कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने अभी तक इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हो रहा है। 5 साल की भीतर 1 लाख करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। विजय संकल्प यात्रा के दौरान हमने जैसा पहले भी बताया था कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उत्तराखंड पहुंचते हैं, उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वो प्रचार प्रसार करते हैं, जनसंबोधन होता है उनका। और कुमाऊं मंडल के लिए समापन जो है केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र है खटीमा। बने रहिए आप हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब जो है अमित शाह भी पहुंचे, तमाम बड़े जो दिग्गज स्टार प्रचारक हैं वो उत्तराखंड के मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन हरिद्वार से खबर है, जहां लक्सर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार संजय गुप्ता ने नामांकन किया है और जिसके बाद लक्सर में आयोजित आशीर्वाद जनसभा में पहुंचे और जहां हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। पाकिस्तान और चीन भी आज हमें गंभीरता से लेने पर मजबूर हैं और कांग्रेस पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश को लूटने खसोटने का काम किया है, इसलिए आज कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाने से भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज हरिद्वार पूरे देश का प्रमुख स्थान बन गया। 50 साल में जितने काम नहीं हुए, 5 साल में हरिद्वार में उतने काम हुए और इस लक्सर विधानसभा उसका एक उदाहरण है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत पूरे प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी की बयार आ रही है और लक्सर क्षेत्र में भी लोगों ने संकल्प ले लिया है इस समय कि जितने मतों से पिछली बार संजय को जिताया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है, सारे समाज के लोग, मैं देख रहा था आज सब समाज के लोग इकट्ठा होकर के संकल्प ले रहे थे कि हम सभी अन्य दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करेंगे
और संजय को एक तरफा। और संजय पुंडीर हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। संजय, देखिए, अब नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो सारे उम्मीदवार जो भी बचे खोचे सब नामांकन करेंगे। लेकिन अब हरिद्वार की बात करें, लक्सर की बात कर लें, तो यहाँ पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद जो है डॉक्टर निशंक भी वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, लक्सर सीट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने संजय गुप्ता पर भरोसा किया है। हालांकि पहले विधायक भी रहे हैं, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया और जिस तरह से इन्होंने नामांकन किया है, उनके नामांकन प्रक्रिया में जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल है, केंद्रीय मंत्री भी और हरिद्वार के सांसद भी है। अब जैसे ही आपने देखा है कि आज अमित शाह का दौरा है, साथ ही साथ अब जो भी पार्टी के बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के साथ प्रचार प्रसार में जुट गए। और लक्सर में एक सभा आयोजित की गई, उसमें कहा है कि किस तरह से भाजपा कर रही है, करती है, करेगी और आगे भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। तो साफ कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं वोट बटोरने की जद्दोजहद में जारी है और लगातार से जनता से वादे कर रहे हैं। वादों पर कितना खरे उतरते हैं ये तो अंजनी आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन किस तरह से लोगों को लोग लुभावन वादे दे रहे हैं और इन वादों में जनता किस तरह से आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार ही जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही है। जी अंजनी। ठीक है संजय, आप बन रहे हैं हमारे साथ। तो आप देखिए, हर दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया होने वाली है। नामांकन जारी है, आज आखिरी तारीख है। आज निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू हुई थी और नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी और जिसके बाद 31 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में डटे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और राज्य की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा और मतदान प्रक्रिया सुबह 9 से शाम 6 बजे तक चलेगी। 10 मार्च को मतगणना होगी और इसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो आज नामांकन की आखिरी तारीख है और जितने भी उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन नहीं किया था, आज वो लोग नामांकन कर रहे हैं। पहले अपने भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे टिकट दिया है राजपुर विधानसभा से और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादारी से काम करते हुए इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने की कोशिश करूंगा। ये मेरा प्रयास होगा और मैं राजपुर क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जो स्नेह प्यार 5 वर्ष तक मुझे मिलता रहा वही आगे भी मिलेगा। 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, एक भी वादे पे खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, किसानों को ऋण माफ करेंगे और जो कांग्रेस शासनकाल में जो योजना चलाई गई थी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। प्लान को रोकने का काम नहीं किया। आज कोविड कार्यकाल में इतने लोग चले गए हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन से लोग चले गए, वेंटिलेटर से चले गए, बेड से चले गए, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी दी। आज महंगाई का क्या हाल है, हम लोग 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो गेहूं चावल दिया करते थे, इन्होंने उसको बंद कर दिया है। तो और यही मुद्दों को लेकर हम सरकार पे जाएंगे और इनसे बताएंगे और 2022 में कांग्रेस को जिताकर यहाँ शासन। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। हरीश रावत आज लाल कुआं सीट से नामांकन भरेंगे और दरअसल पहले रामनगर से उनको चुनाव लड़ना था, लेकिन अब वो लाल कुआं से उम्मीदवार उनको पार्टी ने बनाया है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है। सभी राजनीतिक दल लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और हरीश रावत ने आज लाल कुआं से उनको नामांकन आज वो भरेंगे। आज नामांकन की लास्ट डेट भी है। पहले रामनगर से उनको चुनाव लड़ना था, लेकिन आखिरी वक्त में जो फाइनल लिस्ट आई उसमें लाल कुआं से उनको उम्मीदवार घोषित किया गया है। आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रोहित, हरीश रावत रामनगर से अब लाल कुआं आ गए, आज नामांकन उनको दाखिल करना था, नामांकन कर दिया है, क्या अपडेट क्या है? बिल्कुल अंजनी, जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं उसके अनुसार करीब 11 बजे पूर्व सीएम हरीश रावत ने लाल कुआं से अपना सीट से अपना नामांकन कर दिया है। उत्साह से लबरेज कहीं ना कहीं हरीश रावत नजर आए। एक ट्वीट भी हमने उनका दिखाया था कि सोशल मीडिया पे रामनगर की जनता से उन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि रामनगर से वो चुनाव लड़ें, लेकिन जिस तरह से हाईकमान ने उनकी सीट को बदल दिया, अब लाल कुआं से प्रत्याशी बनाया गया है,
ट्वीट में वो रामनगर की जनता से क्षमा मांगते हैं कि रामनगर के लिए मैं बहुत कुछ काम करना चाहता था, मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग थी। और उन्होंने रामनगर की जनता से ये भी कहा है ट्वीट के माध्यम से कि मैं रामनगर का था, रामनगर का हूँ और रामनगर का ही रहूँगा। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो रामनगर पर विशेष फोकस किया जाएगा, भले ही वो लाल कुआं से प्रत्याशी पार्टी ने उन्हें भले ही क्यों ना बनाया हो। तो नामांकन फिलहाल हरीश रावत ने कर दिया है। अब पूरी तरह से चुनावी मोड में अब जो है तमाम जो दल हैं वो आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी अपने अपने स्लोगन्स के जरिए जो है जनता के बीच पैठ बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने जो हाल ही में अपना ये अभियान की शुरुआत की थी, उत्तराखंडीय सम्मान, 4 धाम 4 काम, इसको लेकर वो जनता के बीच में जाएगी। भाजपाई ढोल की पोल खोल इस अभियान के तहत वो जनता के बीच में जाएगी और पूरी तरह से कांटे का मुकाबला इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। रोहित, देखिए इसके पहले ये सीट बीजेपी के पास थी, अब एक बार हरीश रावत वहां पे लड़ रहे, तो लड़ाई यहाँ पर भी कांटे की होगी। हालांकि वो चाह रहे थे कि रामनगर से चुनाव लड़ते, तो रामनगर से वो काफी अपने आप को सहज महसूस कर रहे थे। अब लाल कुआं में लड़ाई कितनी तगड़ी होने वाली है उनकी? ये देखिए अंजनी, रामनगर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रणजीत रावत, वो पिछले 5 साल से वो मेहनत कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कोविड काल में तमाम लोग परेशान रहे, उनकी मदद पहुंचाई जा रही थी। कोविड के प्रथम काल में और द्वितीय काल में हमने देखा कि उनके तमाम कार्यकर्ता वो स्वयं जनता से मुखातिब हो रहे थे, जनता की समस्याओं को सुन रहे थे, मेडिकल किट पहुंचा रहे थे, राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। तो कहीं ना कहीं 5 साल तक उन्होंने रामनगर के लिए तैयारी की। हालांकि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब हाईकमान ने जो है बीच का रास्ता निकाला। अगर हाईकमान रंजीत रावत को रामनगर से प्रत्याशी बना देता तो एक तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत का एक तरह से अपमान होता। तो रामनगर जो हाईकमान है उसने बीच का रास्ता निकालते हुए रंजीत रावत को सल्ट से प्रत्याशी बना दिया, पूर्व सीएम हरीश रावत को लाल कुआं से प्रत्याशी बना दिया और महेंद्र पाल को। रोहित, बड़ी जानकारी आपने दी कि हरीश रावत ने नामांकन कर दिया है। रोहित और संजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान प्रीतम सिंह उत्साह से लबरेज नजर आए। प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और न्यूज़ इंडिया ने प्रीतम सिंह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के एजेंडे और आगामी विधानसभा की रणनीति पर खास बातचीत की है। सुनिए आप भी। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और उसको पूरा यकीन है कि इस बार 2022 का रण कांग्रेस जीतेगी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं 2022 का रण कितना आसान है कांग्रेस के लिए। सर, आज आपने नॉमिनेशन भी कर दिया है, कितना आसान लगता है आपको कांग्रेस के लिए और कितना जीत सुनिश्चित लगती है आपको अपनी? देखिए, आज नामांकन किया है और चक्रोता के लोगों ने बारंबार जो है वहाँ से कांग्रेस को जिताने का काम किया है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि 2022 के इस रण में भी चक्रोता के लोग कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। जहाँ तक प्रदेश का परिप्रेक्ष्य है, मैं कह सकता हूँ कि जब हमने पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्राओं का संचालन किया और जब हम प्रदेश के हिस्सों में जहाँ भी थे गए, तो जिस तरीके से लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और जन सैलाब उभर करके आ रहा था, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि उत्तराखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है और 2022 के इस चुनाव में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, आप तीनों लोगों की जो त्रिमूर्ति है, इस बार लगता है क्या क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की इस बार? देखिए, जहाँ तक भूमिका का प्रश्न है, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। चुनाव अभियान या चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष जो हरीश रावत जी हैं, वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में और गणेश गोदियाल जी जो है अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और सब लोग जो है ये कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सब जगह हम सीधा आम जन से जो है संवाद स्थापित करते हुए कांग्रेस को जिताने का काम करें। यशपाल आर्य ने घर वापसी की है, डॉक्टर हरक सिंह रावत ने की है। डॉक्टर हरक सिंह रावत की घर वापसी में चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गन्ना किसानों का भुगतान जब हमारी सरकार आई तो करीब 11,000 रुपए बकाया था, 11,000 करोड़ रुपए, और ये 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गन्ना किसानों को।
और सबसे प्रमुख बात यह है कि अन्न संकल्प करने वाले, उनके लिए जनता ये कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश जी ने ठगा नहीं। अखिलेश जी, आपने अन्न संकल्प लिया, आज किसान ये पूछ रहे हैं कि आजम खान जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, 2 साल से जिन्हें उच्च न्यायालय ने बेल नहीं दी, जिनके परिवार के ऊपर, और ये लिख लीजिए, ये तथ्य रोंगटे खड़े कर देगा, जिनके परिवार के ऊपर 165 मुकदमे चल रहे हैं। 165 मुकदमे चलते हैं और किसानों की जमीन जो हड़पता है, जो जेल में है, उसको टिकट दिया जाता है कि तुम जेल से चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उनके पुत्र अब्दुल्ला, वो बेल पे बाहर आए हैं, किसानों की जमीन हड़पने के लिए बाहर आए हैं। जेल और बेल करना चाहते हैं विकास को डीरेल, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी। और देखिए, ये स्पष्ट कर दूं, ये मेरे हाथ में 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। प्रश्न नंबर 5, क्या वादे किए थे? वादे किए किसने, पूरे किए किसने, दिखाता। वादा है और पढ़ रहा हूं, लागत मूल्य का 50% उसमें जोड़कर जो राशि आएगी वे विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। वादा किया इन्होंने, पूरा नहीं हुआ। लेकिन स्वामीनाथन जी के शब्द हैं कि मैं आभारी हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एमएसपी 1.5 गुना किया। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट आई, 8 साल तक ठंडे बस्ते में डाली कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने, और यह समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो। वादा किया समाजवादी पार्टी ने, पूरा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दूसरा वादा इसी में पढ़ रहा हूं, किसानों के कर्ज माफ करने की व्यवस्था की जाएगी। ये बात मैं गर्व से कह सकता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया। लगभग 87 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए। वादा उनका पूरा किया हमने। तीसरा वादा इन्होंने किया था कि बीमा करेंगे किसानों की फसल का। मत भूलिएगा, किसानों की फसल नष्ट हुई और 1 रुपए का मुआवजा, 1 रुपए का मुआवजा चेक से दे रहे थे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। चेकबुक छपवाने की कीमत ज्यादा होगी, किसान को अपमानित करके 1 रुपए का मुआवजा दे रहे थे। फसल बीमा योजना में